हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज के बारे में। और मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो है एनसीईआरटी की डाउनलोडेड बुक्स। तो एनसीईआरटी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 क्लास 11th से हम शुरू कर रहे हैं। आज हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं उसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। 1 क्वेश्चन 1 वीडियो विल बी अवेलेबल। वॉइस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें हम जर्नल एंट्रीज ही पास करने वाले हैं। अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जर्नल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊंगा उस पैटर्न के अंदर सबसे पहले आता है जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर वापस से स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आज की क्लास और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जर्नल कैसे बनाना है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, मैं अभी बता देता हूँ फॉर्मेट में कैसे कैसे क्या क्या करना है, लाइंस कब बनानी है कब नहीं बनानी है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। लेट्स मेक द फॉर्मेट फर्स्ट। हियर इज योर पेपर। इस पेपर में बेसिकली मैं आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो वो फोकस करें। सीबीएसई स्टूडेंट जो मेरे पास में पढ़ते हैं उनको पता है मेगा माइंड में कैसे काम करना है, हाफ एंड हाफ में वर्किंग होगा। पर आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए A4 साइज जो पेपर है उसी के अंदर हम हमारी वर्किंग कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेना है। क्रेडिट के लिए एक डॉट लगा लीजिए कि ये क्रेडिट का कॉलम है। एक डेबिट का कॉलम यहाँ आ जाएगा। 1 डॉट फॉर LF कॉलम, 1 डॉट हियर फॉर द डेट कॉलम। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए जर्नल। ठीक है। अगर किसी की बुक्स के बारे में बता रखा है तो वो नाम ले लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल जर्नल ले लेते हैं। यहाँ हम फॉर्मेट में लिखेंगे डेट, यहाँ सेंटर में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा LF लेजर फोलियो। हियर इट इज डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। आप केवल डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, आप डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ये भी लिख सकते हैं। तो हम जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इंट्रोड्यूस्ड rupee 8 lakh, introduced rupee 8 lakh as cash and 50,000 by stock। यानी कि बिजनेस में एक तो आया है कैश, कैश जो कि एक असेट है प्लस हो रहा है। स्टॉक मैं इसे ओपनिंग स्टॉक मान लेता हूं, ये भी हमारे लिए अभी के लिए एक असेट है क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। पर हम ये मान के चलते हैं कि ये बेनिफिट हमें विद इन अ ईयर मिल जाएगा, तो मैं इसे एक्सपेंस की कैटेगरी में रख लूंगा। दोनों ही केस में ये प्लस होंगे। आप इसे असेट या एक्सपेंस दोनों में से किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। ये है आपका असेट। तो कैश आ रहा है, स्टॉक भी आपका आ रहा है, और ये लाने वाला पर्सन कौन है? जिसने बिजनेस ओपन किया है, ओपन करने वाले पर्सन का नाम है ओनर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से। तो इस एंट्री को बनाया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 8,50,000 एंड 8,50,000। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन है, हियर इट इज कैश अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, 1 इंच के आसपास का गैप यहां रखें, टू कैपिटल अकाउंट। डन। 8 lakh rupee was the value for cash, 50,000 opening stock, total value 8,50,000 being business started। देखिए मैं लिख के जो कर रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसको कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को। तो आप अपनी वर्किंग मेरी राइटिंग स्पीड से कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लीजिए। मुझसे भी बेटर करेंगे देन इट इज वेरी गुड। चलिए सेकंड, purchased plant for 3 lakh by paying 15,000 in cash and balance at a later date। आपने प्लांट खरीदा है तो प्लांट एक असेट है, प्लस हो रहा है। आपने कैश पे किया है, कैश एक असेट है, माइनस हो रहा है। और बाकी बचा हुआ पैसा आप फ्यूचर में पे कर देंगे, यानी कि आप किसी सप्लायर का अकाउंट ओपन करने वाले हैं। सप्लायर कह लीजिए, वेंडर कह लीजिए।
ठीक है, सप्लायर ऑफ फिक्स एसेट या सप्लायर ऑफ प्लांट, वेंडर ऑफ प्लांट, क्रेडिटर फॉर प्लांट, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास में इस बार 3 अकाउंट हो चुके हैं। पहली बात, प्लांट मैंने खरीदा है, असेट प्लस हो रही है, डेबिट होगा। कैश पेमेंट होना है, पेमेंट हो गया है 15,000 रुपीज, कैश क्रेडिट होगा। और बैलेंस जो अमाउंट है वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, वो भी क्रेडिट होगी। तो आइए ट्रांजेक्शन करते हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू वेंडर ऑफ प्लांट अकाउंट। अगर किसी का नाम दे रखा होता तो हम नाम लिखते, अदरवाइज वेंडर ऑफ प्लांट लिख सकते हैं। 3 लाख रुपीज का हमारा प्लांट था। अब एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरा 8 के नीचे मेरा ये 3 आना चाहिए, ट्रिपल जीरोज मेरे मैच होने चाहिए, क्योंकि अभी तो टोटल का कोई इतना कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बाद में जब टोटल का वर्किंग होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सबसे पहले अरेंजमेंट आप प्रॉपर वे में करेंगे। तो 3 लाख रुपीज का आपका होगा प्लांट का वैल्यू, 15,000 यू ऑलरेडी हैव पेड, रिमेनिंग अमाउंट बनता है 2,85,000। कैसे आया मैं वापस कैलकुलेट करके समझाता हूं। 3 लाख में से 10,000 गए, 290 में से 5 गए, 285। दोनों तरफ की टोटल को मैच किया जाएगा। यहां 3 लाख है, यहां पे 3 लाख होना चाहिए। बीइंग प्लांट परचेज्ड एंड इट इज डन। ठीक है, ट्रांजैक्शन 3 पे आएंगे। फॉर्मेट हमारा जो चलना है, देखिए स्कूल में आपको ज़रूर सिखाया जाएगा कि लाइंस बना के फिर काम करें, पर मैं आपको कहूँगा कि पहले फॉर्मेट एक अच्छा बना के वर्किंग करें, प्रेजेंटेशन बढ़िया रखें। लाइंस का वर्क आप सबसे लास्ट में करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। डिपॉजिटेड ₹6 लाख इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा बढ़ा है, और ये पैसा गया कहाँ से था? कैश अकाउंट से गया था। तो बैंक हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। Entry will be done like this: bank account debit to cash account ₹6 lakh, being cash deposited। अब इसमें बैंक अकाउंट ओपन किया था, डिपॉजिट लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डन। नंबर 4, चलिए, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है। देखिए, गुड्स अगर खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज में आएगा, परचेज अकाउंट आएगा, लेकिन अगर कोई असेट खरीदी जाती है तो उस असेट का नाम आएगा। ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा है, ये प्लस हो रहा है, आपके बिजनेस में असेट है, और चेक से पेमेंट किया, यानी कि बैंक आपका जो कि एक असेट है वो माइनस हो रहा है। तो एंट्री बनती है ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू ₹1 लाख। मैं कॉमास भी नहीं लगाता हूं, उससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है बच्चों के लिए। आप लोग भी अपने लेवल पे ट्राई करें कि कॉमास, देखिए मेन बोर्ड का एग्जाम आपको क्लियर करना है नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके चलें कि उसमें कैसे काम किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि कॉमा इतने बड़े हो जाएं कि वो 1 काउंट हो जाए और आप ही कंफ्यूज हो जाएं। आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ चीज़ें अवॉइड करवाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा, तो बड़े ध्यान से देखिए। तो बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड, आप फर्नीचर परचेज भी लिख सकते हैं, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड। डन। ट्रांजैक्शन 5th, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट। 80,000 का गुड्स आपने कैश में खरीदा, यानी कि कैश गया है। 35,000 का गुड्स आपने उधार में खरीदा है, ऑन क्रेडिट बोल सकते हैं इसको, इन क्रेडिट ऑन क्रेडिट, तो ये मतलब अभी पैसे देने बाकी हैं।
अगर आपको गुड्स के अगेंस्ट में पैसा देना बाकी है तो आप वर्ड यूज में ले सकते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो बेसिकली गुड्स मैंने खरीदा है तो रिप्रेजेंट होगा परचेज अकाउंट से, परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ पे कर दिया है तो टू कैश अकाउंट, और कुछ पे करना बाकी है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अपॉस्ट्रोफी एस के पहले लगेगा तो सिंगल क्रेडिटर है, एस के बाद लगेगा तो मल्टीपल क्रेडिटर्स है। तो हमारे यहाँ पे सिंगल क्रेडिटर है, हम ऐसे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। डन। वैल्यू ले लीजिए। हमने कैश में कितना माल खरीदा था? 80,000 का। उधार में खरीदा था 35 का। 80 का हमने कैश में खरीदा था, 35,000 रुपीज का हमने उधार में खरीदा था, और 1,15,000 हमारा टोटल परचेज बनता है। सिक्स्थ, goods amounting to 45,000 was sold for 60,000 on cash basis। कैश में आपने माल बेच दिया। जनरली जब भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएंगे तो उस टाइम पे ये जो कॉस्ट है, यानी कि गुड्स था कितने का? गुड्स था 45,000 का। इस कॉस्ट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को आपको यहां से दिमाग से हटाना पड़ेगा कि एंट्री के अंदर इस कॉस्ट का कोई काम नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में डेफिनेटली काम है पर एंट्री के लिए काम नहीं है। तो गुड्स was sold for 60,000 on cash basis। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है इसलिए। टू, किस बात का आ रहा है? सेल्स के नाम का। सेल्स हमारी इनकम है 60,000। डन। वापस चेक कर लेता हूं, 60,000 में सेल किया था। डन। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। डन। सेवेंथ, चलिए गुड्स कॉस्टिंग। अगेन ये कॉस्ट जो दे रखी है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। वॉज सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट। उधार में माल बेचा है। जिन लोगों को आपने उधार में माल बेचा होता है उन्हें हम डेटर के नाम से जानते हैं। जिनसे उधार में माल खरीदा है उनको क्रेडिटर कहेंगे, जिनसे उधार में माल जिनको उधार में माल बेचा है उन्हें डेटर कहेंगे। ठीक है, तो हमें डेटर से पैसा लेना है। डेटर हमारे लिए असेट है, क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है। डेटर से हमें पैसा लेना है, रीजन है सेल्स का। तो अब बात करते हैं 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपीज लेने हैं। विल राइट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, and the amount is रुपी 1,25,000। वापस चेक कर लेता हूं अमाउंट। यस, इज 1,25,000। नेक्स्ट। अब यहाँ पे एंट्री आएगी नहीं, एंट्री बड़ी हो सकती है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाके अगेन मुझे फॉर्मेट चेक करना है। पहले मेरा सबसे पहले डॉट्स लगाइए। हियर दिस इज डेबिट अमाउंट, दिस इज क्रेडिट अमाउंट। हियर इट इज LF column, this one here particulars, here it is date। चलिए जी, चेक इश्यूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 35,000। 35,000 रुपीज का चेक आपने सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स में हमने नाम लिया था क्रेडिटर, तो आपने चेक इश्यू किया है क्रेडिटर को 35,000 का। बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे। आपके लिए तो कम हो गए, जैसे ही आपने चेक दिया आप मान के चलते हैं कि बैंक में से पैसे गए। और किसको गए हैं? क्रेडिटर को। क्रेडिटर हो रहा है खत्म। तो दिस इज नंबर 8। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000, 35,000 being
पेड टू क्रेडिटर। 9, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 75,000। हमने उधार में माल बेचा था हमारे डेटर को, उनसे चेक मिला है। अब ये चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये चेक आपने बैंक में जमा करवा दिया होगा, मेरी अजम्पशन है। अगर नहीं करवाया होगा तो मैं कैश कंसिडर करूंगा, अगर करवा दिया होगा तो मैं बैंक में कंसिडर करूंगा। अब मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। मान लीजिए किसी डेटर से, किसी कस्टमर से चेक आया, अगर वो चेक अभी भी बिजनेस के गल्ले में है, यानी कि बिजनेस में जहां पे कैश रखा जाता है उसी जगह पे आपका चेक पड़ा है, तो उस चेक की अंडरस्टैंडिंग में ये लूंगा कि मेरे कैश में ही वो ऐड हुआ है। जब यहां से ये चेक निकल के बैंक में जाएगा तो मैं कंसिडर करूंगा कि अब बैंक में एडिशन होगा और कैश में से माइनस होगा। ठीक है। अभी यहां वाले ट्रांजेक्शन के बाद में मुझे कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ये पैसा बैंक में गया है, चेक जो बैंक में जा चुका है या नहीं जा चुका है। तो मेरी अजम्पशन ये होगी, मैं ये मान के चलूंगा कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अजम्पशन भी डाल देंगे। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये कस्टमर का अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट, एंड दिस इज 75,000। कंप्लीट नरेशन डाल देते हैं। बीइंग received from या being amount received from debtors, debtor। ठीक है। अब यहां पे मैं एक स्टार मार्क लगा देता हूं, इस जगह पे लगा देते हैं अपन स्टार मार्क अंडरस्टैंडिंग के लिए। assume that check deposited into bank, check deposited into बैंक। ये चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन हो गई। बढ़िया। लास्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। बैंक से निकालें या कैश से निकालें? देखो, बैंक का रेफरेंस तो कहीं है नहीं, तो मैं मान के चलता हूं कि कैश से ही निकालें, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और पर्सनल यूज को हम रेफर करते हैं ड्राइंग से, तो हियर इट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 25,000, being cash withdrawn for पर्सनल यूज। और इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज बनाने का काम इस क्वेश्चन का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो अगले इलस्ट्रेशन की होगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए। अच्छे तरीके का प्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो प्रेजेंटेशन के आपके मार्क्स हैं, सही आंसर के आपके मार्क्स हैं। देखिए, अगर प्रेजेंटेशन गड़बड़ होगा तो आपको टीचर्स इंसिस्ट करेंगे, हर बार कहेंगे कि आप लाइंस ज़रूर बनाएं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वंस इट इज़ डन उसके बाद आप लाइंस अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, मेरा प्रेजेंटेशन में ओवरऑल पेपर दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ द वे हाउ आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स। और ये फर्स्ट पेज है एंड दिस इज़ माई सेकेंड पेज। वंस इट इज़ डन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्केल से प्रॉपर वे में यहाँ लाइन बना सकते हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर लाइनिंग बना दीजिए। मेरे पास में अभी लाइन बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा मुझे स्केल से लाइन बनाने का, ये लीजिए और यहाँ पे। तो वंस एवरीथिंग इज कंप्लीट उसके बाद आप लाइन बनाने का काम करें, क्योंकि अगर एग्जाम में लाइंस नहीं भी बन पाती है लेकिन आपका आंसर करेक्ट है, यू विल गेट योर मार्क्स। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।